पार्टी का यौम तासीस का जो हमारा इवेंट होता है वो कल अनाउंस हो चुका है और इंशाल्लाह वो कोयटा में सूबा बलूचिस्तान में मुनक्कद होगा। और ये इवेंट किसी भी पार्टी के लिए अहम होता है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इस इवेंट को बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट तस्वर करती है कि हमारी पार्टी का फाउंडेशन डे होता है और वो पार्टी जो वफाक की अलामत हो और जिसने इस मुल्क को एक ऐसी लीडरशिप भी दी, ऐसे सियासी कारकुन दिए जो एक कमिटेड थे। मुझे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, उनकी लीडरशिप के लिए, उनके कारकुनान के लिए एहतराम है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस मुल्क में वो वफाक की इकाइयों को मुत्तहद करने का एक प्लेटफार्म के नाम पे भी पीपल्स पार्टी आज भी पाकिस्तान में मौजूद है, वफाक की जंजीर के तौर पर मौजूद है। और जमहूरियत के लिए, जमहूरी इदारों के लिए जिस तरह कारकुनों ने कुर्बानियां दी, तो आज मैं इस मौके पे इंतहाई फख्र और खुशी महसूस करता हूं कि पीपल्स पार्टी के 56 में यौम तासीस के मौके पर मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इंतहाई थैंकफुल हूं पूरी कौम की जानिब से कि उन्होंने मुल्क में एक ऐसी सियासी जमात का वजूद लाए कि अगर वो जमात खुदा न खास्ता ना होती तो आज पाकिस्तान बहुत बड़ा सफर कर चुका होता। तो उसकी तैयारियां इंशाअल्लाह कल के ऐलान के बाद सुबह भर में हमारी शुरू हो जाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की जानिब से। उसके अलावा आप सबको मालूम है कि इलेक्शन का माहौल है और इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के खिलाफ बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा की जा रही है कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक सूबे की और सूबे के भी किसी इलाके की या चंद अजला की एक पार्टी बन चुकी है। तो उन सब के लिए हम खुद से नहीं बल्कि जो शमूलियतें हो रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, वो इस सब बात का जवाब दे रही हैं कि पीपल्स पार्टी आज भी हकीकत है और उस हकीकत से मुकाबला करने के लिए एक जानिब तो प्रोपेगेंडा की जाती है कि हम खत्म हो चुके हैं, मगर हमसे मुकाबले के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और छोटे छोटे ग्रुप्स आपस में मिल रहे हैं, इत्तेहाद बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बगैर इत्तेहाद आपस में मिले हुए पीपल्स पार्टी से मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो गो के अगर थोड़ी देर के लिए बात तस्लीम की जाए कि पीपल्स पार्टी अब वो कुव्वत के तौर पर मौजूद नहीं है, तो भाईजान आए मुकाबला करें इंडिविजुअली, हर पार्टी अपने अपने मंशूर और प्लेटफार्म से मुकाबला करे, लग पता जाएगा। मगर आपके मिलने और मिलकर मुकाबला करने से इस बात की दलील है कि पीपल्स पार्टी आज भी एक मजबूत अवामी कुव्वत और हकीकत के तौर पर मौजूद है। दूसरी बात कि इलेक्शन की तारीख आ चुकी, हमने बारहा ये कोशिश की, ये मुतालबात किए कि इलेक्शन जिस इदारे का काम है, डोमेन है, उसको अनाउंस करना चाहिए था, मगर पता नहीं क्यों कि शर्म महसूस किया जा रहा था और इलेक्शन कमीशन घूंघट में बैठ के अवॉइड कर रही थी डेट देने पे, और वो काम भी बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया। तो मेरे लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मेरी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी थी जिन्होंने बारहा ये मुतालबात किए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख दे और उसके साथ शेड्यूल दे। तो एक बहाना किया जा रहा था कि जी डीलिमिटेशन पीछे रहती है इसलिए हम वो ऐलान नहीं कर रहे हैं। तो आज डीलिमिटेशन का प्रोसेस जो 30 नवंबर के करीब जाके कंप्लीट होगा, तो डेट कैसे आ गई, किस तरह भागे भागे डेट दी गई। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तवज्जुह से पाकिस्तान के अवाम की ये कामयाबी है, फतेह है, और हम पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो केस लड़ा बिलाखिर हम उस नतीजे पे पहुंच गए। उसके साथ सिंध में मैं मगर एक नाम जो कल फिर मीडिया में जीनत बन चुका, फरह गोगी साहिबा, उनकी जो फ्रंट मैन थी
पार्टी सरबराह की, और वो ऐसी पार्टी जो ये दावा करती थी कि हमारे बगैर इस मुल्क में जो भी सियासी पार्टियां हैं वो सब करप्ट हैं, चोर हैं, डाकू हैं, धाड़ेल हैं, और वो बड़े पासदार लोग थे। तो बड़ी ज्यादती की गई इस मुल्क की यूथ के साथ, मेरी इस कौम के बच्चे और बच्चियों के साथ बड़ी ज्यादती की गई। उनके जज्बात से खेला जा रहा था और खेला गया कि एक तरफ उन्हें तब्दीली का झांसा दिया जा रहा था और पसे पर्दा करप्शन की ऐसी लॉटरी खोली जा रही थी जिसका लगाम जो था वो फरागोगी साहिबा के पास था। तो पंजाब में इतनी बड़ी करप्शन और खान साहब के पास ऐसा चश्मा कि उसको नजर नहीं आ रही थी, बाकी सबकी चोरियों और बाकी चीजों पे इल्जामात लग रहे थे। तो बात सिर्फ पंजाब की करप्शन की नहीं थी, बात मालम जब्बा की भी थी, बात बिलियन ट्री की भी थी, बात बीआरटी की भी थी जो स्टे पे चल रहा था। हम बार बार मुतालबा करते रहे उन मौजिज अदालतों से कि ये जो स्टे दिया जा रहा है कंटिन्यू, ये स्टे खत्म क्यों नहीं किया जा रहा था कि एफआईए अपना प्रॉपर काम कर सके और बता सके कि केपीके के अंदर क्या हो रहा है। हमसे ये सवालात होते हैं कि जी पीपुल्स पार्टी ने सिंध में क्या किया, 18th अमेंडमेंट के बाद जी पैसे आपको मिले, पैसे कहां गए? तो मैं आज कराची प्रेस क्लब में बैठ के चैलेंज दे रहा हूं मुनाजरे का उन तमाम लोगों को, उन तमाम तनकीद करने वाले जो शाम को बैठ जाते हैं तोते तबसरे करने के लिए, कि 18th अमेंडमेंट के बाद पैसे सिर्फ सूबे सिंध को नहीं मिलते थे, वो चारों सूबों को यकसा मिलते थे। सूबे सिंध ने हॉस्पिटल में, खुदा माफ करे, सेहत के हवाले से कि किसी की भी सेहत खराब ना हो, मगर खोता गाड़ी चलाने वाले, एक आम मजदूर, एक क्लर्क और दुकानदार, अगर किसी की तबीयत खराब हुई, कार्डियो जो एक महंगा तरीन इलाज होता था, ट्रांसप्लांट जो गुर्दे की होती थी, उसके लिए हमें पड़ोसी ममालिक की वीजा लेते लेते मरीज जो थे वो जिंदगी से हाथ धो बैठते थे, आज उनका फ्री ऑफ कास्ट इलाज होता है। जो महंगा इलाज है वो सिंध में फ्री ऑफ कास्ट होता है। दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलती, जितना भी तरक्की याफ्ता मुल्क हो उसका इलाज इतना महंगा होता है। कोई बताए कि अमेरिका में कोई हॉस्पिटल में फ्री में इलाज होता है, लंदन में फ्री में इलाज होता है, या पाकिस्तान में कौन सा सूबा जो 18th अमेंडमेंट के पैसे तो एंजॉय करे एनएफसी के, मगर वहां के सूबे के अवाम के लिए कोई ऐसी हॉस्पिटल न बना सके। तो जनाब आला, सिंध जो आप चोर चोर कहते हो, यह हॉस्पिटल है हमारे पास। आप चलें थरमे में, मुनाजरे का चैलेंज इसलिए करता हूं कि आप अपने कैमरा पकड़ें और कोई रेफरी पकड़ें, हम जाने के लिए तैयार हैं, थरपारकर में जाने के लिए तैयार हैं कि नेशनल ग्रिड में कितनी बिजली सिंध प्रोवाइड करता है बना के, उसकी रॉयल्टी अभी सिंध को मिली नहीं, मगर वहां के इलाके की तरक्की शुरू की गई है। पाकिस्तान के कौन से शहर में बिजली फ्री दी जाती है? इस्लाम कोर्ट के शहरियों को फ्री दी जाती है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सिंध के तमाम अजला में यूनिवर्सिटी कैंपस हो, सिंध में 2 कैडेट कॉलेज जो फीमेल हैं, बाकी कहीं नहीं है, और वो बच्चे जो फर्स्ट एडमिशन लेते हैं उनके पेरेंट्स वो फीस देते हैं, बाकी फीस गवर्नमेंट भरती है। ये रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, सिंध के बच्चों के लिए ये फैसिलिटी है। बाकी किसी सूबे ने अगर कोई कैडेट कॉलेज बनाया हो, कोई हॉस्पिटल बनाई हो, कितनी यूनिवर्सिटियां बनी हो, कितने रोड बने हैं, तो हमसे मुकाबला करें। यही वजह है कि आप पीपुल्स पार्टी से मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद बनाते हैं। वैसे तो आपको शक्लें नहीं अच्छी लगती एक दूसरे की। तो इंशाल्लाह 8 फरवरी को हम मुकाबला करेंगे, और पीपुल्स पार्टी हमेशा तारीख रिकॉर्ड पे मौजूद है कि हम अपनी सिंगल पार्टी के तौर पर मुकाबला करते हैं। हमारा मुकाबला करने के लिए हम पे इल्जामात लगाते हुए कि जी आप तो खत्म हो गए, आपका कोई वजूद नहीं रहा, तो जो खत्म हो गया है उसके लिए आपको मिलना पड़ रहा है। वैसे आप एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने के लिए भी तैयार नहीं है। तो सिंध में भी ऐसा माहौल आपको नजर आ रहा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी आपके इत्तेहादी आपके खिलाफ इत्तेहाद बना रहे हैं। जनाब आली, वो हुकूमती इत्तेहाद था, हम पीडीएम का हिस्सा नहीं हैं। हम एक पाकिस्तान की मजबूत अवामी जमहूरी पार्टी के तौर पर इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ हैं, और इंशाअल्लाह ताला वजीर आजम लाहौर से नहीं होगा, सिंध से होगा, और वो सिंध से होने वाला वजीर आजम जिसका नाम बिलावल भुट्टो जरदारी है।
باقی آپ سندھ میں بنا لیں، شوق پورا کر لیں، اتحاد کر لیں. آپ کا مینڈیٹ شہروں میں کتنا ہے، ایک دوسرے کو پتا نہیں کس باتوں میں بیوقوف بنا رہے ہیں آپ، تو بناتے رہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. دل کو بہلانے کے لیے خیال اچھا ہے غالب. تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ریسنٹلی ہم گھوٹکی میں بھی ایک پروگرام کر کے آئے، وہ ہم سے مقابلہ کرتے کرتے اپنی وکٹیں گواتے جا رہے ہیں. اور ابھی تو پارٹی شروع نہیں ہوئی ہے. ابھی تو ہم نے الیکشن کیمپین انشاءاللہ 13 نومبر مٹھی سے شروع کر رہے ہیں. اور وہ جو جلسہ ہے وہ صوبہ سندھ کا نہیں ہے، پورے پاکستان کا نہیں ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک لاہور میں جلسہ ہوا تھا، پورے پاکستان سے لوگ گئے تھے. انشاءاللہ یہ 3 اضلاع کا جلسہ جو مٹھی میں 13 نومبر کو ہو رہا ہے، وہ پاکستان کے تمام جلسوں اور خاص طور پر سندھ میں پیپلز پارٹی اپنے ہی بڑے جلسوں کا ریکارڈ توڑتی تھے. تو جو 13 نومبر کا جلسہ ہوگا وہ ان تمام جلسوں کا ریکارڈ توڑ دے گا. 3 اضلاع کا ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ آپ ضرور آئیے گا اور اس جلسے کو اپنی کیمرہ کی آنکھ سے محفوظ کیے گا کہ مٹھی میں کتنا بڑا ہم جلسہ کر رہے ہیں. تھینک یو. السلام علیکم. اور آپ سب کے سامنے سارے معاملات ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہر دور میں ہر حکومت کے احتساب کے نام پہ کرتے ہوئے ہر انتقام سے گزری ہے، اور آج بھی تمام قیادت مقدمات کو فیس کر رہی ہے. لیکن الحمدللہ ہم پاکستان میں تھے، پاکستان میں ہیں اور پاکستان میں رہیں گے. بیمار ہوں جب بھی رہیں گے، علاج کرانا ہو جب بھی یہیں رہیں گے. 2 صورتحال بڑی عجیب سی ہیں. ایک تو یہ کہ لوگ اپنے آپ کو جلا وطن کہہ رہے ہیں اور پھر رو بھی رہے ہیں، اور پھر دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم رو رہے ہیں. جناب، ہم ہمیشہ میدان میں کھڑے رہے ہیں. اپوزیشن کا کردار پاکستان پیپلز پارٹی نے ادا کیا ہے، چاہے وفاق ہو چاہے پنجاب ہو. موشن آف نو کانفیڈنس ہمارا آئیڈیا تھی. ہم نے اس کے لیے لوگوں کو تیار کیا، ہم نے تمام پارٹیز کو تیار کیا، ہم نے لانگ مارچ کی، ہم نے سب کو پروٹیکشن دی، اور ہم نے ہی پی ڈی ایم میں رہ کر بھی اور پی ڈی ایم سے الگ ہو کے بھی اپنا کردار ادا کیا، بہترین سفارتکاری کی اور روئے نہیں. اگر ایک ضمانت کے لیے اسلام آباد نہیں جا سکے تو کہا ایمبولینس میں لے کر آؤ، لیکن ہم نے مجرموں کو پروٹیکٹڈ بیل ملتے دیکھی. ہم نے اپیل کا وقت ختم ہونے کے بعد بحال ہوتے دیکھی. لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں تھی. چودھری افتخار کے زمانے میں بھی 8 سال بعد بغیر اپیل کیے جب گئے اور واپس آئے تھے تو خود ہی بلا کر سہولت کاری ہو گئی تھی. کہنا صرف یہ ہے کہ ہم نظریاتی پارٹی ہیں. چیخم دھاڑی سے رو کے اور اپنے مفاد کے لیے ہم ملک اور عوام کی امنگوں کا سودا نہیں کر سکتے اور نہ کریں گے. ہمارا ایک نظریہ ہے اور اس نظریے کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ہم ہر اس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں جو اپنے نظریے کے ساتھ عوام کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہر اس پارٹی کو ہم دور سے بھی دیکھنا پسند نہیں کریں گے اور نہ کرتے ہیں جو بار بار اپنے موقف سے ہٹ کر اپنی سہولت کاری کرے. جس کے لیڈرز یہاں پر بڑے طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، فتح کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ علاقے فتح کر رہے تھے پہلے بھی، دل نہیں. ہم نے دل فتح کیے اور ہم دلوں پہ راج کرنے والے لوگ ہیں. اور یہ جو چور اور ڈاکو کے فتوے لگانے والوں کی نئی نئی کہانیاں آ رہی ہیں، یہ نئی نہیں ہیں.
آج پریس ریلیز نکالی جاتی ہے کہ فلاں خاتون سے تو ہمارا کوئی رابطہ ہی نہیں تھا، ہمارے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں تھا۔ یہ تعلق اتنا گہرا تھا کہ خاتون اول نے کہا تھا کہ یہ میری بچی کو بدنام کریں گے، ان کو غداری سے جوڑ دو۔ وقت کا بہت بڑا ہینڈسم لیڈر جلسوں میں اس کو ڈیفینڈ کر کے آگے بڑھ رہا تھا، اور ہم کہہ رہے تھے گوگی بچاؤ مہم چلائی جا رہی ہے۔ اور پھر ریاست مدینہ کا دائی جو یہ کہا کرتا تھا کہ جب کوئی معاملہ ہوگا تو ہم اپنے گھر سے احتساب شروع کریں گے، اس نے بڑے پیار سے گوگی اور اس کے حواریوں کو ملک سے باہر کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ گوگی تو اکیلی نہیں تھی، شہزاد اکبر کے بھائی بھی تھے، فلانے بھی تھے، سارے بیوروکریٹس پنجاب کے انہی کے ذریعے لگائے جاتے تھے۔ پھر کون بھول سکتا ہے کہ ہیرا کس کی تمنا تھی، کتنے خیرات کا چاہیے تھا، کون ڈیل کر رہا تھا، کس نے کہا تھا کہ کام ہو جائے گا۔ تو اس کو ایکسیپٹ کر لیں کہ آپ ہی کی فرنٹ پرسن تھی وہ، نہیں کریں گے جب بھی وہ آپ ہی کی رہے گی، کیونکہ دوسروں پہ الزام لگانا اور اپنے آپ مکر جانا اور اپنے آپ کو پوتر ثابت کرنا آپ کی پرانی عادت ہے۔ ہم اپنے نظریے پہ کھڑے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ وہی لوگ ہوں گے جو نظریات کو پسند کرتے ہیں، وہ بہت سے لوگ جنہیں انصاف دھلائی پاؤڈر سے صاف کر کے اپنے تئیں پہلے پی ٹی آئی میں شامل کیا تھا، اب استحکام پاؤڈر لگا کر کسی اور جگہ بٹھایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ استحکام پاؤڈر اور انصاف واشنگ پاؤڈر یہ سیاستدان نہیں بنا سکتا کسی کو۔ کوئی برآمدے میں کھڑے ہو کر پرہجوم جلسہ کر رہا ہے، کوئی خالی کرسیوں سے خطاب کر رہا ہے اور اس کو بہت جو ہے کوریج بھی مل رہی ہے، بالکل اسی طرح جیسے 126 دن کے دھرنے میں خالی کرسیوں سے خطاب کرنے والوں کو کوریج دی جاتی تھی۔ 126 دن کا دھرنا صرف دوسروں پہ الزام تراشی تھا، آج یہ کہا جاتا ہے کہ ہم پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ مکافات عمل ہے، بہت سی ایسی خبریں موجود ہیں جن کو بہت دبایا گیا، لیکن اب وقت آ گیا ہے اور وہ خود سامنے آ رہی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے مقاصد میں کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے، ہمارے ساتھ عوام کا دل اور دماغ ہے۔ ہمارا فاؤنڈیشن ڈے ہے کوئٹہ میں بلوچستان کے اندر، اور ہم وہاں پہنچ رہے ہیں، اور وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ نہ ہمارے پاس یہ طاقت ہے، نہ یہ قوت ہے کہ سندھ یا بلوچستان کے اسکول کے بچوں سے یونیفارم کے اندر پڑھائی کے بجائے ان سے پانی کی بوٹلز پہ لیبل لگوائیں، نہ ہی ہمارے پاس اتنے بڑے پیمانے پہ کوئی بیوروکریٹ موجود ہے جو پوری ٹرین چلا کے لے جائے، لوگ وہاں جا کے انجوائے کریں۔ لوگ خود پہنچیں گے اور خود دیکھیں گے آپ، اور یہ وقت آ گیا ہے کہ اب لوگ یہ سمجھ لیں کہ لیڈر وہی ہوتا ہے جو ہر مشکل وقت میں عوام کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے رہے۔ اگر آپ اپنے مشکل وقت میں اپنی عوام کو چھوڑ جائیں گے تو پھر عوام کے سامنے آپ کے آ کے رونا ہی پڑے گا۔ بالکل لے لیں۔ ایک طرف آپ 56واں اپنا یوم تاسیس منانے جا رہے ہیں، تو دوسری طرف سندھ کے کئی سیاسی حلقے آپ کے ناقدین سندھ کی تباہی کا ذمہ دار پیپلز پارٹی کو قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے سندھ میں بیڈ گورننس، کرپشن اور جو حکومتی بد انتظامی ہے وہ ہے، تو کیا واقعی آپ اس کے بھی ذمہ دار ہیں؟ وہ اپنی حکومت میں ذمہ لیں گے یا نہیں؟ میرے خیال میں کہ یہ اچھی روایت ہے اور سندھ میں جمہوریت ہے کہ ہم اپنے مخالفین کی ان تمام تنقیدوں پر کوئی رونا دھونا نہیں کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے مخالف ہیں، وہ یہ تنقید کرتے ہیں اور ان کو اریٹیشن یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی موجودگی میں وہ کبھی بھی جیت نہیں سکیں گے، تو وہ بے شک تنقید والا اپنا کام کرتے رہیں۔ ہم خدمت والے اپنے جذبے اور کام کی بیاف سندھ کے عوام کے پاس جائیں گے اور ایک مرتبہ پھر مینڈیٹ لے کے آئیں گے انشاءاللہ وزیر اعظم بلاول بھٹو کو۔
देखिए, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के बिगाड़ के लिए कई हाथ जो थे वो इन्वॉल्व थे, और 2018 की इलेक्शन जो प्री प्लान इलेक्शन थी और जिस शख्स अनाड़ी को यहाँ बिठाया गया था वो ज्यादा जिम्मेदार है इस चीज का। अब आपने कहा, दो नाम लिए आपने, जनरल फैज का भी और बाजवा साहब का, क्योंकि वो लाए थे उन्हें, तो हमारा तो ये बिल्कुल मुतालबा है और पीपल्स पार्टी क्लियर कट, ये जब पानामा का भी इशू हुआ था कि पाकिस्तान में ये इदारे तो मौजूद होते हैं जो टाइमली किसी ना किसी के खिलाफ इस्तेमाल हो जाते हैं या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं। ऐसा सच कानून नहीं है जिसको पार्लियामेंट मंजूर करे, तो पीपल्स पार्टी ही वाहिद पार्टी है जिसने ये तजवीज दी थी कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट एक कानून बनाए एहतसाब का, जिसमें एहतसाब होना चाहिए उन तमाम इदारों का भी, लोगों का भी, कि कौन इस मुल्क में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व रहा है मईशत को बिगाड़ने में या पाकिस्तान की सूरत हाल को बिगाड़ने में। इसके अलावा और भी बहुत सारे हाइड्रेट पकड़े गए और भी बहुत सारी चीजें जो निगरां वजीर हैं बल्दियात के और इसके अलावा सेहत के, वो करप्शन की दास्तानें बता रहे हैं, उनके मैसेजेस आ रहे हैं, बयान जारी हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, अगर कोई हाइड्रेट पकड़ा गया है तो कौन रोकता है उसको कार्रवाई से और शख्सियात के खिलाफ इंक्वायरी करवाने से, और कौन मना करता है? और सिंध वाहिद सूबा है जिसके तो क्लर्क को पकड़ने के लिए भी नेब एक्टिव होती थी, जिसके ब्यूरोक्रेट को पकड़ने के लिए चीफ सेक्रेटरी की परमिशन के बगैर उनको ऑफिसों से उठाया जाता रहा था। बिल्कुल हमने कहा था कि एहतसाब करें, और सिंध वाहिद सूबा था जिसमें ये इदारे एक्टिव होते थे ना एहतसाब के हवाले से। तो ये सवाल तो उन इदारों से भी बनता है ना कि उनकी कार्रवाइयां फिर कहां चली गई, उनकी कार्रवाइयों पे अमल फिर क्यों नहीं हुआ, ये वो इदारे भी बताएं। तो इसलिए मेरे ख्याल में सिंध समेत पूरे मुल्क में इस तरह की करप्शन, और फराह गोगी का नाम इसलिए लिया जा रहा है कि एक पार्टी जिन्होंने तब्दीली का नाम दिया था कि यहां पर सारे फरिश्ते बैठे हुए हैं ना, रियासत मदीना की बात की थी, तो उनके घर के अंदर से ये सारी चीजें हो रही थी, इसलिए उन पे ज्यादा सवालात बनते हैं। देखिए जब वो जाएंगे, देखिए जब, हाँ आप भी पूछ लें। अच्छा देखिए, अगर किसी ने बार पार्टी बदली वो अलग बात है, लेकिन अगर आप ये देखें, आपने मेरे इस्तेकाम वाली बात पे बात की कि कल तक फिरदौस आशिक अवान ये कहती थी कि सरवर खान जो है ना, इनसे हम गैस के बिलों के पैसे वापस कराएंगे, आवाम को, सारिफिन को दिलवाएंगे। फिर बहुत सारी बातें ऐसी हुई जिसमें तहरीक इंसाफ के अंदर जो है मामलात मिनिस्टर को हटा के और उनको जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। फिर सरवर खान के ऊपर जो है वो PIA का भट्टा बिठाने वाली बात थी, कहाँ हैं वो मसाइल। फिर रिंग रोड के मैटर से उनके भतीजे और उनके बेटे के साथ, तो ये पाउडर तो लगे ना यहाँ पर। अगर उनके ऊपर कोई इस तरह के मुकदमात हैं, वो उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर कोई खोल रहा है और देख रहा है, लेकिन किसी वक्त किसी को कोई नज़रिया समझ आता है और वो उसमें आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, और जाना भी चाहता है तो खुदा हाफिज, खुशी खुशी। अभी तक आया नहीं है, अगर आ रहा है तो अपने किए पे थूक के आएंगे सब। देखिए, पहले तो मैंने बात की कि हमारे खिलाफ ये हिस्ट्री है, हर इलेक्शन में इत्तेहाद बनते हैं और हम उन इत्तेहादों को शिकस्त देते हैं, इज्तिमाई शिकस्त देते हैं हम लोगों को। और जहां तक आपने PMLN और MQM की जानिब इशारा किया, तो मेरे ख्याल में जेब खाली दो बेरोजगार आपस में मिले हैं और दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि चलो ईद की शॉपिंग करके आते हैं।
अब वो शॉपिंग पे खर्चा कौन करेगा, दोनों की जेब खाली है। और दूसरी बात ये थी कि मुझे मुत्तहिदा पे जरा अफसोस ये हो रहा है कि बजाय सिंध में आप रहते हैं कि वो पार्टी आपसे सिंध में आके मुलाकात करके इत्तेहाद के लिए हाथ बढ़ाती, आपको लाहौर बुला दिया गया है। तो ये मेरे ख्याल में आप कराची के अगर कहते हैं कि हमारे पास मैंडेट है तो उसकी तौहीन कर रहे हैं। और उस पर मुझे ये शेर याद आता है कि झुककर सलाम करने में कोई हर्ज नहीं, झुककर सलाम करने में कोई हर्ज नहीं, मगर इतना भी सर को न झुकाओ कि दस्तार ही गिर पड़े। देखिए, हम ग्राउंड रियलिटी के बुनियाद पर यह बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो सवाल या निशानी खुद पंजाब में है। मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान पार्टी है इस इलेक्शन के अनाउंस होने से पहले, तो वो इलेक्शन को लिंगरॉन करते जा रहे थे ना कि इलेक्शन की डेट का ऐलान ना हो। इससे आपको उनकी परेशानी का अंदाजा लगाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर कोई पार्टी अपने ही ग्राउंड पे सूबे में परेशान है मैंडेट के हवाले से, तो उसका नाम मुस्लिम लीग नवाज है। इस बुनियाद पर हम कह रहे हैं कि नवाज लीग लाहौर से वजीर आजम नहीं ला सकेगी। मेरे ख्याल में वो उनका इंटरनल मामला है। किसी ब्यूरोक्रेट को अगर सीनियर्स के ऊपर लाके उन्होंने अगर सदर किया है तो उन्होंने अपनी नाकामी का एतराफ किया है। और जिस शख्स का आपने नाम लिया, क्या लिया था? शायद, हाँ, वो नया है, कोई लाए हैं तो। देखिए, पहली बात तो ये कोई पॉलिसी बयान नहीं है पीपल्स पार्टी का, नंबर 1। और दूसरी बात, इलीगल इमिग्रेट्स को यहां से निकालने की बात सबसे ज्यादा ताकतवर तरीके से पीपल्स पार्टी ने की है। और मैं आज भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात दोहरा रहा हूं कि जो इलीगल इमिग्रेट्स हैं, अफगानी हो या कोई और भी हो, वो उनको जाना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क, ये सूबा, ये शहर मुतमिल नहीं हो सकता कि उनका बोझ उठा सके। सर, आ रहा। आपके सवाल के दो अलग अलग पोर्शंस बनते हैं ना। एक तो जब हम ये बात करते हैं तो उस वक्त हम ये मुतालबा यही कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन की डेट का ऐलान करे, जो वो शर्मा रही थी, नहीं कर रही थी। उस पर हमने ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। और बिलावल साहब ने कल ये भी कहा है कि हमारे कारकुन अब ये मुतालबा करना छोड़ दें क्योंकि ये मिलेगी ही नहीं। तो इसका ये कतन मकसद नहीं है कि अगर हमें वो माहौल नहीं मिला तो हम इलेक्शन से भाग जाएंगे। हम इलेक्शन में कहीं नहीं जाएंगे, हम इलेक्शन में मुकाबला करेंगे बावजूद इस कठिन सूरत हाल के। और जहां तक आपने कहा कि बिलावल भुट्टो साहब कैसे वज़ीर आज़म बनेंगे, तो मेरे भाई, ये जो तनकीदी हमारे ऊपर तूफान है, बावजूद इस बात के कि ये उनका राइट है कि हमारे ऊपर तनकीद करें, मगर सिंध के अवाम भरपूर मैंडेट देंगे और इंशाल्लाह 2018 से कहीं ज्यादा मैंडेट मिलेगा हमें। और इसी तरह बाकी सूबों से भी हम पुरुमीद हैं कि हमें इतना मैंडेट मिलेगा कि इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी ही बनेंगे।
देखें, जो वजीर आजम बनेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हम जिस कुव्वत की तरफ देख रहे हैं उसका मैं भी नाम बता देता हूं, और हमें उसी कुव्वत पे एतमाद भी है। ठीक वो है अवाम, पाकिस्तान की अवाम, सूबे सिंध की अवाम, और इसी तरह हम बाकी सूबों में भी जाएंगे। एक दौर था 97 की इलेक्शन हुई थी जिसमें शहीद बीबी जिंदा थी, उसमें पीपल्स पार्टी को 17 सीटें मिली थी, और वो भी उन्होंने कहा कि जी आपको इंटीरियर के इलाकों से मिली हैं, सिंध के शहरी इलाकों से नहीं मिली। फिर क्या हुआ? फिर यही हुआ कि वही पार्टी फिर इक्तिदार में भी आती है, वही पार्टी कश्मीर में भी हुकूमत करती है, वही पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत करती है। तो वफाक की नुमाइंदा जमायत के तौर पर पीपल्स पार्टी मौजूद है। इस बात पे अवामी कुव्वत पे यकीन रखते हुए हम कहते हैं कि वजीर आजम बिलावल भुट्टो। और मैंने तो यह भी कहा ना कि पाकिस्तान में इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा जो परेशान है पार्टी मैंडेट के हवाले से, वो मुस्लिम लीग नून है। वो बेरोजगारों वाला ना। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि इत्तेहाद पे हमने गुफ्तगू क्यों की। मैंने उन पे हमदर्दी की है। मैंने कहा कि दो बेरोजगार आपस में मिले हैं कि चलो ईद की शॉपिंग करने जा रहे हैं, खर्चा कौन करेगा? जेबें दोनों की खाली है। मुझे हमदर्दी है और मुझे यह भी उम्मीद है कि बहुत सारे लोग और भी ज्वाइन करेंगे और करने चाहिए। मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वेलकम कहता हूं ऐसे इत्तेहाद को, और बाकी मुखालफिन को भी कहता हूं कि आप अकेले हमसे मुकाबला नहीं कर सकोगे, आप ज्वाइन करें उनको और हमारा मुकाबला करें। तो ये परेशानी नहीं है, ये ख्वाहिश है हमारी कि इज्तिमाई शिकस्त के लिए सब लोग एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हो जाएं ताकि एक ही मौके पर हम दे दें। बाकी जहां तक आपने सवाल किया कि पाकिस्तान के वजीर आजम अवाम की वोटों से नहीं बनते, हमने जब भी इलेक्शन में आए हैं हम विक्टिम रहे हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन जब भी हुए हम विक्टिम रहे हैं, धांधलियों के, साजिशों के, बमों के, धमाकों के। हमें इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी जाती थी। 2013 में क्या हुआ? छोटे छोटे कॉर्नर मीटिंगों में हमारे ऊपर बम धमाके होते थे। ये सारी चीजें हिस्ट्री को देखते हुए बिलावल साहब जो बयानात दे रहे हैं ना माहौल वाले, वो यही दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस इलेक्शन में हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन सब साजिशों को हम नाकाम करें। कादी साहब शायद सवाल, कादी साहब जी मैं आ रहा हूं। देखें, हमने किसी एक पार्टी और प्राइम मिनिस्टर के कसीदे नहीं पढ़े, ना उनको हुकूमत में लाने के लिए हमने कोशिशें की थी। पाकिस्तान को बचाने के लिए पीपुल्स पार्टी ने पहल की थी। जो बाई इलेक्शन में डरते थे इलेक्शन में जाने से, हमने कहा कि बाई इलेक्शन में हिस्सा लें, और उस इलेक्शन में हम जीतते आए। तो हमने पाकिस्तान को बचाने के लिए वो एफर्ट्स लिए थे, किसी पार्टी के लिए नहीं लिए थे। और आज भी पाकिस्तान को बचाने के लिए हम कह रहे हैं कि इस मुल्क का वजीर आजम बिलावल भुट्टो होना बहुत जरूरी है। हम कसीदे इसलिए पढ़ रहे थे कि उस वक्त तक वो वोट को इज्जत दो पे थे। अब वो उस फेज में आ गए जब वो गला पकड़ते हैं अपनी आदत से मजबूर होकर। मेरे ख्याल में कोयटा जाने के लिए पीपल्स पार्टी का ये पहला इवेंट नहीं है। पीपल्स पार्टी वफाकी सतह पर मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में इस तरह के इवेंट्स करती है और कारकुन खुद से जाते हैं। ये कारकुनों का ऐसी अटैचमेंट है इस इवेंट से कि पार्टी जो नजरियाती पार्टी जिसके लिए कारकुनों ने 77,000 से ज्यादा कोड़े खाए हुए हैं, फांसियां खाई हुई हैं, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं, उस पार्टी का फाउंडेशन डे है। तो हम अपने घर के बड़ों से ज्यादा इंपॉर्टेंस 30 नवंबर के इवेंट को देते हैं। लाड़काना की जहां तक आपने बात की, तो मेरे ख्याल में रिसेंटली उनर्ड फैमिली भी पीपल्स पार्टी में आ चुकी है। बाकी दोस्तों के लिए भी हमारे दरवाजे खुले हैं और बाकी उनके लिए भी मैदान खुला है। घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। जो मुकाबला करना चाहते हैं हमारे, बेशक मुकाबला कर लें, मगर ऐसा ना हो कि डीएसपी को बुला के और ये इल्जाम लगाएं कि मेरी इलेक्शन को खतरे में डालने के लिए किसी ने पैसों से भिजवाया है आपको। काथेया डीएसपी
गिरफ्तार करो, फिर ये बातें नहीं चलेंगी, मुकाबला करना पड़ेगा। आप कौन, किसका ताल्लुक? देखें, हमारा जो कैंडिडेट है सिंध का, पीपल्स पार्टी का, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है। अब जिस आसिफ की आप बात कर रहे हैं वो कम से कम मेरे कानों तक बात नहीं पहुंची है, मगर मेरा जो चेयरमैन है वही प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है। सर लास्ट नहीं, देखें, एक बात तो यह है कि अगर अखबार में खबर छप जाए कि खुदा न खास्ता आजिज धामरा या शहला बीबी ने कोई गलत काम किया है तो हम कहें कि जी हमें तो फांसी पे लटका दिया जाए। इदारे किस काम के हैं? इस मुल्क में कानून भी है, इन्वेस्टिगेशन के इदारे भी हैं, फिर आजाद अदलिया भी है जो मुसलसल सिंध को फोकस की हुई है, जो मुसलसल सिंध के तमाम कामों पे नजर रखी हुई है। तो ये सारे फिर इदारे बंद कर दें, किसी के ऊपर इल्जाम लग जाए, वो खुद से एक फांसी का फंदा लेके अपने गले में और चढ़ जाए फांसी। तो ये सवाल बनते हैं उन इदारों से, इल्जाम लगते हैं, रिपोर्टिंग होती है, उस रिपोर्टिंग के बिहाफ पे इदारों ने काम करना है ना। तो वो इदारे मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन इदारों ने 10 चश्मे पहने हुए थे सिंध के ऊपर, तो उनसे ये सवाल बनता है कि वो क्या कर रहे थे। थैंक यू। हमारे वो रिवायती इत्तेहादी बने हैं, हमने उनसे इलेक्शन में सीट टू सीट एडजस्टमेंट करके कभी इलेक्शन नहीं की है। पीपल्स पार्टी का मौकफ ये रहा है कि जो पार्टियां मैंडेट लेके असेंबली में पहुंचे, चाहे उनकी 2 सीटें हों, हम उनको इक्तदार में शामिल करने के लिए बड़ा दिल करते हैं कि आपके पास 2 सीटों का मैंडेट है, शामिल हो जाएं, अपने हल्के के अवाम की खिदमत करें। तो मैंने जो बात की थी कि आप वहां जाके इत्तेहाद पे भी शर्मा रहे हैं ना, ये शर्मिंदगी क्यों दिखा रही है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट? आपको इत्तेहाद करना है, आप कर लें, मगर जो शॉपिंग करेंगे आप, उनके पैसे आप दोनों में से कौन देगा, उनका भी जवाब देना चाहिए।